हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ से जानेंगे कि इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, एक टैली इसमें दी हुई है और यहाँ से दोस्तों इस टैली के माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हों चाहे वो साहित्यिक स्रोत हों, उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है और साहित्यिक स्रोत में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, आज विस्तार से दोस्तों जानेंगे। और दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय, ठीक, और एक क्वेश्चन आएगा अति लघु उत्तरी, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लघु उत्तरी में। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर का, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक, और उसको देखेंगे। और साथ साथ दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं उनको किस तरीके से किन किन कैटेगरियों में बांटा गया। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है, और कायदे से दोस्तों इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको समझ गए तो इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं उनको आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और यहीं से दोस्तों एक हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का एक बेस बनता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा जो स्रोत होगा वो हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। और दोस्तों ये अध्ययन की दृष्टि से इनको बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आया है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आते हैं अभिलेख, ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे स्मारक यानी स्थापत्य कला। ठीक है, स्मारक स्थापत्य कला, तो यहाँ पर जो होगा 3 नंबर में आता है मूर्तियाँ और चित्रकला यहाँ पे। चौथे नंबर पर आता है सिक्के और मुहरें। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों जो पुरातत्व का मतलब ही होता है पुराने तत्व होते हैं जिनके बेस पर प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना जाता है। उसमें अभिलेख हो जाएंगे, स्थापत्य कला हो जाएंगी यानी स्मारक हो जाएंगी, मूर्तियाँ चित्रकला हो जाएंगी, सिक्के और मुहरें हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है साहित्यिक स्रोत। अब दोस्तों इस साहित्यिक स्रोत में क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। साहित्यिक स्रोतों को बांटा गया है 2 भागों में। पहला आता है यहाँ पे भारतीय साहित्य, दूसरा आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक, अब यहाँ पर जो भारतीय साहित्य है, इस भारतीय साहित्य को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक, पहला यहाँ पर आता है धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ। तो दोस्तों यहाँ पर धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ का मतलब होगा वो साहित्य जो धर्म से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर ग्रंथ धर्म जो थे वो थे 3 धर्मों के ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आएंगे यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के बाद दोस्तों आता है जैन साहित्य, ठीक, और उसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य को सबसे पहले यहाँ पर बांटा गया है ब्राह्मण साहित्य में। अब ये ब्राह्मण साहित्य है, इस ब्राह्मण साहित्य को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया, किन किन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, उनको अभी हम देखेंगे आगे। ठीक, थोड़ा सा यहाँ से समझिए। यहाँ पर जो आया है ये धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणेतर साहित्यिक ग्रंथ यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आते हैं सबसे पहले बौद्ध साहित्य, उसके बाद आएगा जैन साहित्य। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी ये जो लौकिक साहित्य है इसको ऐसे छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर जो भारतीय साहित्य है इसको धार्मिक साहित्य में और इसको डिवाइड करेंगे लौकिक साहित्य में यहाँ पे। ठीक, पहले इसके 2 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले आएगा ब्राह्मण साहित्यिक ग्रंथ, दूसरे नंबर पर आता है बौद्ध साहित्य, तीसरे नंबर पर आता है जैन साहित्य। क्लियर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं, ये देखिए यहाँ से एक एरो निकल के आया और यहाँ पर आता है ब्राह्मण साहित्य। यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए। बाद में दोस्तों ये जो बौद्ध साहित्य होता है इनको जानेंगे, जैन साहित्य को जानेंगे। ठीक, और लौकिक साहित्य में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ये वाला ऐतिहासिक ग्रंथ है इनको जानेंगे। संगम साहित्य क्या था इनको दोस्तों जानेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो साहित्यिक स्रोतों में एक चीज़ और आती है, विदेशी यात्रियों के जो विवरण थे इनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला आता है यहाँ पे यूनानी और रोमन लेखक, दूसरे आते हैं चीनी लेखक और तीसरे आते हैं अरबी लेखक। ठीक है, तो अब यहाँ से इनको तो अभी हम रुक के देखेंगे थोड़ा सा, इन वाले पॉइंट को, ये संगम साहित्य को भी थोड़ा सा रुक के देखेंगे। साहित्यिक ग्रंथ जो थे इनको भी हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्यिक ग्रंथ को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। ठीक, अब इस ब्राह्मण साहित्य को देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में आएंगे वेद।
ठीक, वेद कितने हैं दोस्तों? तो वेद हैं 4। आप इन चारों वेदों के नाम याद कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन दोस्तों बन के आता है 4 वेदों के नाम लिखिए। सबसे प्राचीन वेद कौन है, सबसे बाद का वेद कौन सा है, ठीक है, और वेदों की रचना किसने की, किस भाषा में की गई, ठीक है, वेदों के उपवेद क्या होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाएगा, आगे भी बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपको ये भी बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास से 2 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले वेद आप याद कर लीजिए, चारों वेदों के नाम, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उम्मीद करेंगे दोस्तों चारों वेदों के नाम आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं 7, ऐतरेय, कौशिकी, गोपद, तैत्तरीय, सतपथ, पंचविंश और जैमिनी, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं 7। ठीक है, उसके बाद 6 जो हैं वो अरण्यक ग्रंथ हैं। ठीक है, अरण्यक ग्रंथ में तैत्तरीय, जैमिनी, ऐतरेय, संखायन, छांदोग्य और वज्रायण यहाँ पे। ठीक है, तो ये अरण्यक ग्रंथ हो जाते हैं। 12 उपनिषद यहाँ पर हैं। ठीक है, छंदोग्य, कंठ, बृहदारण्य, ईशावास्य, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, श्वेताश्वर, कौशिकीय। देखिए आपको यहाँ पर ये नहीं करना, 4 वेद याद कर लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ आपको ये 7 नहीं याद करने हैं। अरण्यक ग्रंथ 6 हैं, इनको पूरे नहीं याद करने हैं। 12 उपनिषद हैं, इनको नहीं याद करने हैं। कौन कौन से याद करने हैं, किस तरीके से याद करने हैं, वो अभी आगे बताएंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों आता है वेदांग। वेदांग होते हैं जो वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेद कितने हैं, वेद हैं वेदांग दोस्तों, वेद हैं 4 और वेदांग है दोस्तों 6। तो सबसे पहले आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो दोस्तों जिस तरीके से आप 4 वेदों को याद करिएगा उसी तरीके से 6 वेदांगों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, वेदांग कितने हैं दोस्तों, वेदांग हैं 6, यानी वेदों के अंग 6 हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो देखो इसको अच्छे से समझिएगा, अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहे तो बहुत आराम से वीडियो बिना स्किप किए हुए, ऐसा मत करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा इसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं। अच्छे से समझिए, ध्यान से इसको समझिए, एक बार ना इसको 2-3 बार समझिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये जो जितना ये टेली बनी हुई है, आप दोस्तों जहाँ पर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक चार्ट पे इसको इसी तरीके से बना के आप रख लीजिए। ठीक, तो जिससे आपके जितने भी ये पॉइंट होंगे सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं उपवेद। तो उपवेद क्या है, तो यहाँ पर वेदों के उपवेद हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आता है शिल्पवेद। ठीक, 4 वेद हो गए, 4 वेद हैं और 4 उपवेद यहाँ पर है। ठीक है, उपवेद कौन कौन से हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक, 6 षट दर्शन यहाँ पे। तो ये जो दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब यहाँ पर जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों के प्रवर्तक अलग अलग हैं। ठीक है, तो प्रवर्तक कौन से हैं इनको अभी आगे बता देंगे। ठीक है, आप 6 दर्शन को याद कर लीजिएगा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया और उत्तर मीमांसा हो गया। उसके बाद आते हैं 2 महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य कौन कौन से हैं, एक आ जाएगा रामायण, दूसरा आ जाएगा महाभारत। दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं ये ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, तो 18 पुराण कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, यहाँ पे वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, ब्राह्मण पुराण और मत्स्य पुराण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुराणों को याद करने की अगर बात चलेगी तो मैं आपको एक राय दूंगा, आप यहाँ पर मत्स्य पुराण को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन यहाँ पर ये पुराण होगा। ठीक है, तो मत्स्य पुराण आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्मृति, तो स्मृतियाँ हैं 6, तो मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। तो ये स्मृति है, इसमें जो मनु स्मृति है, यहाँ पर ये 6 स्मृतियाँ जो दी हैं आप इनके नाम याद कर लीजिएगा 6 स्मृतियों के। ठीक, तो आप चाहें दोस्तों तो इनको यहाँ पर जो 4 वेद दिए हैं, 7 ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं, अरण्यक ग्रंथ जो दिए हैं 6, 12 उपनिषद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 6 दर्शन, 2 महाकाव्य। ठीक, और महाकाव्यों को दोस्तों नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर महाकाव्यों से बनते हैं आपके 2 क्वेश्चन। सबसे पहले महाभारत की रचना किसने की, यानी महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। ठीक, रामायण के रचयिता या रामायण के रचनाकार या रामायण के लेखक कौन है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे आपके। ठीक, उसके बाद 18 पुराण हैं, पुराणों के नाम आप चाहें तो याद कर लीजिए। 6 स्मृतियाँ हैं, आप स्मृतियों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, तो उम्मीद करते दोस्तों यहाँ से जो बताए गए पॉइंट हैं उनको अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक, और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके ज़रूर बनेंगे। ठीक,
आगे दोस्तों यहाँ से तो ये ब्राह्मण साहित्य अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य ध्यान एक बार और दे दीजिए। 4 वेद हैं, 7 ब्राह्मण ग्रंथ, 6 आरण्यक ग्रंथ, 12 उपनिषद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 6 षड्दर्शन, 2 महाकाव्य, 18 पुराण, उसके बाद 6 स्मृतियाँ यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग सीधा सा पहुँचते हैं। तो ये ब्राह्मण साहित्य हो गया ये वाला। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं ब्राह्मेतर साहित्यिक ग्रंथ, यानी ब्राह्मण साहित्य से हट के जो साहित्य है, ठीक है। तो उसमें आएगा बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य यहाँ पे, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य, इसमें आएंगे 3 पिटक। 3 पिटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये 3 पिटक हो जाते हैं। और पिटक का दोस्तों अर्थ होता है टोकरी, ठीक। उसके बाद मिलिंद पन्हो, उसके बाद दिव्यदान, और उसके बाद आता है बुद्ध चरित। तो यहाँ पर ये कभी कभी पूछता है त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, ठीक। मिलिंद पन्हों के लेखक कौन हैं, दिव्यदान के लेखक कौन है, बुद्ध चरित की रचना किसने की। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैन साहित्य, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास जो होगा आप अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में परिशिष्ट, परवन, वृद्ध बाहुचरित, ठीक। उसके बाद भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। तो यहाँ पर जैन जो साहित्य, इनसे भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा सा आते हैं यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथों पे। तो लौकिक जो साहित्य है, ठीक है, धार्मिक साहित्य में तो आ गए ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मेतर साहित्य में आएंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। और ब्राह्मण साहित्य को हिंदू साहित्य भी दोस्तों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी ब्राह्मण साहित्य में रचना हुई वो सारे के सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, तो वो सब हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। जैन साहित्य के जो धर्म ग्रंथ आए उनको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, जो रचनाएं इनमें थी उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो लौकिक साहित्य आता है, लौकिक साहित्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक होता है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा होता है संगम साहित्य। जो संगम साहित्य है इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो दक्षिण का इतिहास है, ठीक है, साउथ की जो हिस्ट्री है यहाँ पे, चाहे वो के हम लोग तमिलनाडु के बारे में, चाहे वो संगम साम्राज्य के बारे में पढ़ें, आगे जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो वहाँ पे चेर होगा, चोल होगा, ठीक है, पांडे राज्य। तो ये जो चीज़, ये जो राजवंश थे ये दक्षिण के थे, ठीक है। और इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो जो संगम साहित्य हुए हैं इसमें तिरुकुरुल, उसके शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। तो ये जो संगम साहित्य है इनके जो इनसे, ठीक है, यानी जो संगम साहित्य है इनमें जो भी रचनाएं हुई हैं उनसे क्या होगा, उनसे जो है पता चलता है कि किस तरीके से दक्षिण में राजवंश थे, ठीक है, उनके बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं उसमें होते हैं जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, ठीक। इसमें आ जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, उसके बाद विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक। और बाणभट्ट की जो रचना थी हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो इनसे ये होता है ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। यहाँ पर ये धार्मिक साहित्य में तो दोस्तों हम लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य में तो हम लोग जो है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को दोस्तों हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो लौकिक साहित्य आता है, इस लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं, इन ग्रंथों से जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, ठीक। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बहुविकल्पीय में पूछते हैं कि कौटिल्य की एक रचना का नाम आपसे पूछ लेंगे, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कौटिल्य की जो रचना थी उसका नाम था अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य। अब क्वेश्चन चाहे बहुविकल्पीय में पूछे चाहे वेरी शॉर्ट में पूछे, अगर आपको अच्छे से पता है कौटिल्य जो है उनकी रचना का क्या नाम था, अर्थशास्त्र, तो आप उसको अच्छे से लिख लेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए तब भी आप उसको अच्छे से कर लेंगे कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, ठीक है। या फिर अगर वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक, तो आप कौटिल्य लिख दीजिए। अब कौटिल्य है तो कौटिल्य के अन्य जो नाम हैं, ठीक, विष्णुगुप्त आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, ठीक। और उसके साथ साथ क्या था, चाणक्य था, ठीक। तो ये जो नाम थे दोस्तों, ये नाम याद कर लीजिए किसके समय में कौटिल्य हुए हैं, ठीक। और कौटिल्य ने किसको जो है राजा बनाया, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा बना दिया, ठीक। और उसने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की। किसको हराया, घनानंद को हराया। तो दोस्तों एक इतिहास का एक जो क्रम होता है उसको आप लोग एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए चलिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कल्हड़ की राजतरंगिणी, यानी राजतरंगिणी का जो लेखक था वो था कल्हड़,
ठीक, पाणिनि की अष्टाध्यायी यानी एक रचना यहाँ पर और आई है पाणिनि, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक, तो एक रचना और है अष्टाध्यायी, तो उसके लेखक जो है वो पाणिनि हुए हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का जो लेखक था वो था विशाख दत्त, ठीक। कालिदास के जो ग्रंथ हैं उसमें आ जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम, ठीक। तो ये कालिदास के ग्रंथ थे। आप इन कालिदास के ग्रंथों को याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कालिदास के ग्रंथ का नाम बताइए, कभी कभी पूछ लेगा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, ठीक, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। बाणभट्ट की जो रचना थी हर्षचरित्र और कादंबरी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन जितने भी पॉइंट यहाँ पर ये दिए हुए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुविकल्पीय, ठीक, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे। और दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसको भी यहीं से समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछ ले प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे पूछता है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत जो हैं उन स्रोतों को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो स्रोत थे उन स्रोतों को आप लिख लीजिए, पुरातात्विक स्रोत लिख लीजिए नंबर 1 पे, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद जो है आप लिखिए यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में जो है जो चीज़ें आती हैं, ठीक, अभिलेख हैं तो उन अभिलेखों के बारे में लिखिए, ठीक। इसे आपने लिखा अभिलेख, तो अभिलेख क्या होता है उनके बारे में लिखिए, ठीक। उसके बाद आप स्मारक लिख रहे हैं नंबर 2 पे, तो स्मारक कहते किसको हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक। मूर्ति कला चित्रकला क्या है उसके बारे में लिखेंगे, सिक्के और मुहरें क्या है इनके बारे में आप लिखेंगे। साहित्यिक स्रोत अगर आप लिख रहे हैं तो साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में डिवाइड किया गया आप उनको लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, ठीक। तो आपसे दोस्तों इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो नंबर आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है या उसका जो आंसर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से लिखिए। अगर वो आपसे पूछ रहा है पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, ठीक, तो आप आराम से अभिलेख लिखिए, स्मारक, स्थापत्य कला, मूर्तियां और चित्रकला, मुहरें और सिक्के लिखिए, आराम से इनके बारे में लिख दीजिए क्या है, ठीक। साहित्यिक स्रोत अगर वो पूछ रहा है आपसे तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में लिख दीजिए। अगर वो पूछ रहा है कि ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है, तो आप वेद लिखिए, पुराण लिखिए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखिए, आरण्यक ग्रंथ लिखिए, उपनिषद लिखिए, वेदांग लिखिए, उपवेद लिखिए, ठीक, सरदर्शन लिखिए, महाकाव्य लिखिए, ठीक है, स्मृतियां लिखिए, पुराण लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप वहां पर साहित्यिक स्रोत में आप लिख देंगे, ठीक। अगर वो पूछ रहा है, ठीक है, कि आप बताइए कि ऐतिहासिक ग्रंथों के नाम बताइए, तो आप ऐतिहासिक ग्रंथों के नाम लिख दीजिए, अर्थशास्त्र लिख दीजिए, राजतरंगिणी लिख दीजिए, अष्टाध्यायी लिख दीजिए, मुद्रा राक्षस लिख दीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, वाल्मीकाग्निमित्रम, ठीक है, रघुवंशम, मेघदूतम लिख दीजिए, बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र और कादंबरी लिख दीजिए। इनके साथ साथ अगर वो पूछ रहा हो आप इनके राइटरों के नाम लिखना चाहें तो राइटरों के नाम लिख दीजिए, आपका 2 नंबर जो होगा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे आपको उसी तरीके से आंसर आपको लिखना है यहाँ से। और ये जो टैली बनी हुई है यहाँ से दोस्तों आपका ज़रूर क्वेश्चन आएगा, चाहे आप लिख लीजिए कहीं भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है संगम साहित्य, तो संगम साहित्य में तिरुकुलर है ना, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक, चिंतामणि, तो इनसे जो होगा दक्षिण भारत का जो इतिहास होता है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। संगम का मतलब दोस्तों होता है सम्मेलन, ठीक। तो यहाँ पर जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो चेर पढ़ेंगे, चोल पढ़ेंगे, पांड्य आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो राजवंश हुए ये सब दक्षिण में हुए हैं, ठीक है, वहाँ उनके बारे में आप विस्तार से आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा, अभी थोड़ा से पॉइंट इसमें और बचे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आते हैं, उसमें देखते हैं विदेशी यात्री यानी विदेशी साहित्य हमारे पास क्या है, विदेशी साहित्य इसको कहते हैं। यात्रियों के विवरण, इनको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। सबसे पहले आते हैं यूनानी और रोमन लेखक, ठीक है। उसके बाद चीनी लेखक आते हैं, फिर उसके बाद अरबी लेखक यहाँ पर आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आएंगे सिकंदर से पूर्व भारत आए लेखक कौन कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिकंदर से पहले जो लेखक आए उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में, ठीक। इसमें सबसे पहले आप एक नाम याद रखिएगा, हेरोडोटस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इतिहास का पिता। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। इतिहास का पिता कौन है, तो इतिहास का पिता है हेरोडोटस। इसकी रचना क्या है, इसकी रचना है हिस्टोरिका। याद रखिएगा दोस्तों 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से। हेरोडोटस कहाँ का था, ये था यूनान का, ठीक है। और इसकी रचना का नाम क्या था, हिस्टोरिका। और फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक।
तो ये याद रखिएगा नाम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और सिकंदर के साथ भारत आए लेखक, ठीक है। तो इसमें सबसे बढ़िया होता है मेगास्थनीज सिकंदर के साथ भारत आया था। इसकी रचना का नाम याद रख लीजिए, क्या थी? इंडिका थी, ठीक है। उसके बाद सिकंदर के बाद भारत आए लेखक, तो दोस्तों यहाँ पर जो यूनानी और रोमन लेखक हैं, ठीक है, इसमें सिकंदर से पूर्व भारत जो आए, सिकंदर के साथ जो भारत आए और सिकंदर के बाद जो भारत आए, इनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को अपने अन्य जो दोस्त आपके हैं जो डीएलएड कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी, तो उनको यहाँ से शेयर करते रहिए, क्योंकि इतिहास जो चैप्टर होता है ना, तो यहाँ से बहुत से हर कंपटीशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हम लोग डीएलएड की तैयारी कर लें तो यहीं से हमारा काम, आगे भी एग्जाम आपके होंगे, आप वहाँ से भी आपको यहाँ से आपको उस एग्जाम में आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं चीनी लेखक, ठीक है। अब चीनी लेखक कौन थे? फायान, वेनसांग, इत्सिंग, सुनयुंग और मातवेल लिन। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ चीनी लेखकों के नाम लिखिए, आपसे डायरेक्ट पूछ ले, आप लिख दीजिए यहाँ पे फायान। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे चीनी लेखक का नाम लिखिए, ठीक है, या चीनी यात्री का नाम लिखिए, तो आराम से लिख दीजिए, फायान का नाम लिख दीजिए। अगर 1 पूछ रहा है, 2 के पूछा है, वेनसांग लिख दीजिए, 3 पूछा है, इत्सिंग लिखिए। कुछ चीनी यात्रियों के नाम लिखिए, आप 4-5 नाम लिख दीजिए। अगर वो पूछ रहा है किसी एक चीनी यात्री का नाम, चाहे फायान, चाहे वेनसांग, चाहे इत्सिंग, किसी को भी लिख दीजिए। कंडीशन आपको दे देगा, आपको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ लेता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया, ठीक, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि फायान किसके शासनकाल में भारत आता है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आता है, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता, तो आपको याद होना चाहिए कि जो है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वेनसांग ने कौन सा ग्रंथ लिखा, इनके बारे में आप विस्तार से आप पढ़िए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं अरबी लेखक, इसमें अल सुलेमान, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है, अल सुलेमान हो गए, अल बरूनी हो गए, अल मसूदी हो गए, मार्को पोलो, इब्ने बतूता यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो इनके बारे में दोस्तों अच्छे से आप समझिए यहाँ पे, ठीक। तो अगर आपसे पूछ रहा हो विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले लिखिए यूनानी और रोमन लेखक, ठीक है। तो लिखिए सिकंदर से पूर्व भारत आए लेखक, सिकंदर के साथ आए लेखक और सिकंदर के बाद आए लेखक, ठीक है। उसके बाद आप चीनी लेखक लिखिए, उसमें फायान, वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है, सुनयुंग, मातवेलिन, इनके नाम लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद अगर आप लिखना चाहें अरबी लेखक लिख दीजिए, ठीक है। तो अरबी लेखकों में अल सुलेमान हो गया, अल बरूनी हो गया, अल मसूदी हो गया, मार्को पोलो हो गया, इब्ने बतूता हो गया। जो मार्को पोलो था ये वेनिस का यात्री था, ठीक, ध्यान रखिएगा, अरबी लेखक ये नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आंसरों को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं इनको अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। दोस्तों एक बार फिर कह रहे हैं कि ये जो लिखे हुए पॉइंट है आप इन्हीं पॉइंटों को अच्छे से अपनी नोटबुक पे एक चार्ट पे बना के, इसी तरीके से चार्ट पे बना के जहाँ पर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आप इसको अपनी दीवार पर चिपका सकते हैं, ठीक है। तो जिससे ये रहेगा आप बार बार इनको देखेंगे, तो यहाँ से आप मान के चलिए अगर इतने पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पुरातात्विक जो स्रोत हैं इनके बारे में विस्तार से, अभिलेख क्या हैं, स्मारक, स्थापत्य कला, मूर्तियाँ, चित्रकला क्या हैं, सिक्के और मुहरें क्या हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में जैसे भारतीय साहित्य हो गया, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य, ठीक है, और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, ठीक। उसके बाद बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इनको विस्तार से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहीं से एग्जाम की हम लोग एक विधिवत तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आपका जो सामाजिक अध्ययन है तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से तैयार करवा देंगे, जिससे 50 नंबर का जो प्रश्न पत्र आता है तो मान के चलिए इसमें टारगेट बना के आप लोग चलिए 40+ कि हमें 40+ स्कोर करना है, ठीक है। हमें कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं गलत करना है, हमें कोई भी अति लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 15 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और 15 वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे यहाँ से 30 नंबर, ये आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से आप गलत
करके आ रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार खुद पे रिसर्च कर लीजिएगा कि आखिर हमसे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इतिहास को रट्टा मार के मत तैयार करिएगा। आपको कोई भी डेट नहीं याद करनी है, कुछ डेट आपको याद करनी है पहले सेमेस्टर में, वो मैं डेट बता दूंगा, आप बस उन डेटों को ध्यान रखिएगा। जैसे होता है ना कि उसमें डेट बहुत होती है, सन बहुत याद करने होते हैं, कुछ नहीं सन याद करने होंगे। जो सन हम बताएंगे आपको 5-6 सन याद आपको करने होंगे, बस वही याद कर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो सन के चक्कर में आप मत उलझ जाइएगा कि सन बहुत होते हैं, डेट बहुत होती हैं, तिथियाँ बहुत होती हैं, कैसे उनको तैयार करें। ठीक है, आप उनको रट्टा मार के मत तैयार करिएगा, और बहुत ज़्यादा आपको डेट और सन याद करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।